क्लास स्टार्ट कर लें? फर्स्ट केस कौन लेगा? कोई भी अटेम्प्ट कर ले। मैं ले लूँ सर? जी जी ले लें डॉक्टर अहमद। These are this is coronal section T2 weighted MRI through the abdomen and showing bilateral kidneys, part of the liver and spleen. There is evidence of bilateral renal enlargement with multiple T2 hyperintense cysts seen involving the parenchyma of the bilateral kidneys, and I cannot clearly see the corticomedullary differentiation. And in my routine practice, I would scroll through the images and also look at the collecting system and whether or not these cysts are communicating with each other. For these appearances, my differentials would include autosomal recessive polycystic kidney disease, and other possibility is multicystic dysplastic kidney. And uh, I would, in this case, also look at any previous imaging and correlate with the serum renal function tests. And I would discuss the findings with the referring clinician regarding the risk of hepatic fibrosis in this case, and advise renal scintigraphy and follow-up. ठीक है, आपने एक हिपैटिक फाइब्रोसिस का बोला, उसके अलावा क्या एसोसिएशन है? कैरोलीज डिजीज हो सकती है सर। इसमें कुछ मिल रहा है लिवर में? सर सिस्ट ही है ये, एक हाइपर इंटेंस सिस्ट्स हैं उसके अपर पार्ट में, और कोई कम्युनिकेशन तो उनकी इस इमेज में नहीं लग रही।
कोई लीजन हो सकता है कोई, या मे बी अर्ली कैरोलीज डिजीज हो सकती है। बाकी इमेजेस नहीं थी उसमें, सेंट्रल डॉट साइन भी आ रहा था, एक्सियल नहीं। लेकिन दीज फाइंडिंग्स वर हाईली कंसर्निंग फॉर, जब आपको ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज मिल गई और सर लिवर में सिस्ट मिल गई, तो उनको ज़्यादा केयरफुली एवेल्युएट करें टू रूल आउट कैरोलीज डिजीज, क्योंकि इसकी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होती है। बाकी ये एंटीनेटल स्कैन में भी दिखा देते हैं, तो इसमें क्या दिखा रहे हैं? सर, these are selected images from the antenatal scan through the abdomen, in which I can see that there is enlargement of bilateral kidneys, and um, they appear echogenic, and these appearances are concerning for autosomal recessive polycystic kidney disease, and I would recommend postnatal scan. तो जब इवन पोस्ट नेटल में भी और उसमें भी किडनीज इन लार्ज एकोजेनिक मिलती हैं, क्योंकि सिस्ट बहुत छोटी छोटी होती हैं, तो डिस्क्रीट सिस्ट उस तरह नजर नहीं आती हैं। So, इसकी एसोसिएशन हमने देख ली थी कि कैरोलीज डिजीज के साथ इसकी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है। बाकी आपने कंजेनिटल हेपेटिक फाइब्रोसिस की एसोसिएशन खुद बता दी, मल्टीपल बिलियरी हेमाटोमास के साथ भी है। इसकी फाइंडिंग्स, चार फाइंडिंग्स होती है। मोस्ट कॉमन पेरीनेटल होती है, जिसमें ओलिगोहाइड्रोमनियाज और पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया के साथ एसोसिएशन होती है, और 75% जो होती है उनकी डेथ हो जाती है विद इन दी 24 आवर्स ऑफ द डिलीवरी, और इसमें हेपेटिक फाइब्रोसिस कम होती है। जो नियोनेटल टाइप होती है उसमें मिनिमल हेपेटिक फाइब्रोसिस होती है। जो इन्फेंटाइल होती है उसमें मॉडरेट पेरिपोर्टल फाइब्रोसिस होती है, और जो जुवेनाइल फाइब्रोसिस टाइप होती है उसमें ग्रॉस हेपेटिक फाइब्रोसिस होती है। कॉम्प्लिकेशन हमने बता दिए, पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया, पॉटर सीक्वेंस, और पॉटर के साथ इसकी एसोसिएशन पॉटर्स का ये निमोनिक है, इसमें पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया, ओलिगोहाइड्रोमनियास, ट्विस्टेड स्किन, ट्विस्टेड फेस, एक्सट्रीमिटी डिफॉर्मिटी, और रीनल एजेनेसिस या उसके साथ IUGR। यस। नेक्स्ट कोई और लेना चाहते हैं? पता सर नहीं, वो एक ऑटोमेटिक। लास्ट वाली स्लाइड एक दफा दोबारा दिखा दें, टाइप्स जिसमें दिखाई हुई थी, आपने लिखी हुई थी, कौन सी टाइप जिसमें में? टाइप्स बताई हुई थी। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे फाइब्रोसिस ज्यादा, हेपेटिक फाइब्रोसिस ज्यादा हो ठीक है सर। सर ये फर्स्ट केस की डायग्नोसिस क्या थी? रही। ये ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज थी विद एसोसिएटेड कैरोलीज। सिस्टिक लीजन्स करके फर्दर एवेल्युएशन उसमें कर लेंगे एग्जाम में, लेकिन ये डायग्नोस्ड केस था। इसके एक्सियल इमेजेस मेरे पास नहीं है, इसमें कैरोलीज बताना मुश्किल है। लेकिन अगर आपको ऐसी इमेज मिली और उसमें सिस्टिक मिल रही हैं लीजन्स आपको लिवर में, तो फर्दर आप इमेजेस मांगे टू लुक फॉर कैरोलीज डिजीज, क्योंकि इसकी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन। सर ये ऑटोसोमल डोमिनेंट की पॉलीसिस्टिक लिवर डिजीज से भी है ना एसोसिएशन? ऑटोसोमल डोमिनेंट के साथ जी इसकी सर। एसोसिएशन ऑटोसोमल रिसेसिव जी सर। मेरे जहन में तो नहीं है, शायद हो। ऑटोसोमल डोमिनेंट के साथ बेरी एन्यूरिज्म की होती है। इसको पढ़ना पड़ेगा, मेरे जहन में नहीं है यार, ये खुद ही आगे चला जाता है। चलें, ये कौन बताएगा? रेयर थिंग है, लेकिन एग्जाम में आई हुई है एक दफा।
कोई भी अटेम्प्ट कर ले फिर डिस्कस हो जाता है। ये क्या सर, हॉर्सशू किडनी है ये? रीजन देखे ना। रीजन तो चेस्ट से नीचे आ रहा है, एब्डोमेन में ही ये है। ऊपर, ये वो सर दूसरी इमेज पेल्विक रीजन में, पेल्विक रीजन दूसरी नेक इमेज का ये रीजन आ रहा फेटल है, नेक का। नेक है। नेक में है सर। तो नेक में क्या चीज हो सकती है? सर एक लिम्फेंजियोमा। और वो से फ्लो नहीं आएगा। सर एवियम। और क्या क्या ऑर्गन्स नेक में होते हैं? थायराइड, पैराथायराइड। इनलार्ज थायराइड ग्लैंड है, और ये हाइपरवेस्कुलरिटी भी शो कर रहा है दूसरे में। तो ये कंजेनिटल वो हाइपर पैराथायराइडिज्म। इसकी एसोसिएशन होती है मैटरनल ग्रेव्स डिजीज के साथ, जो कि ये ट्रीटमेंट ले रही है पीटीयू की। एक इसका सिंड्रोम होता है, अभी मुझे इसकी एसोसिएट भूल गया इसमें क्या क्या होता है। पेनरेट सिंड्रोम शायद मैंने आगे एक्सप्लेन किया होगा। सर और सर थिंक पॉलीक्रोनिया गॉइटर होता है। पेंडेड सिंड्रोम गॉइटर के साथ होता है। गोइटर के साथ, सही है, ये भी तो गोइटर टाइप ही है। और और पॉलीहाइड्रोमियास ड्यू टू पॉली इम्पेयर्ड, हाँ ये आगे। पेनरेट सिंड्रोम जो होता है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, कैरेक्टराइज्ड बाय यूथायराइड गोइटर एसोसिएटेड विद सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। तो दो चीजें हैं, गोइटर भी है प्लस सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। तो ये हो सकता है आपसे वाइवा में क्वेश्चन पूछ लें, तो पेनरेट सिंड्रोम को जरा इसके साथ याद, ये बताएं। सर मैं करूँ? जी जी। These are sagittal T1 weighted post-contrast images from the brain of a pediatric patient, in which I can see that there is enhancement of the leptomeninges in the cerebellar region, enhancement and thickening, and also there is significant thickening and enhancement of the basilar meninges with upwards superior bowing of the corpus callosum, and which is likely representing upstream hydrocephalus, and I cannot see any compression of the brain stem, and rest of the structures, the cerebral and the cerebellar hemispheres do not show any evidence of any mass lesion. And for these appearances, I would correlate that with the history of the patient. My primary differential in this case is an infective etiology. It could be in torch infections or tuberculous meningitis. In adults, this appearance is possible with sarcoidosis, and in this age group, uh, particularly if it is a known case of any malignant etiology like neuroblastoma or osteosarcoma, this could be dural-based metastasis. Uh, in this case, I would urgently refer this patient to the neurosurgery department, as it has hydrocephalus for shunt placement, and correlate clinically and with the serum inflammatory markers and CSF analysis for diagnosis. ये पहले तो नहीं देखा था केस? नहीं सर, मैंने नहीं देखा ये। जबरदस्त जबरदस्त। तो बेजिलर मेनिंजाइट में बेजिलर एनहेंसमेंट आ रही है, साथ हाइड्रोकेफलस है, जो कॉर्पस क्लोजम है वो हाइड्रोकेफलस की वजह से बिल्कुल पुष्ट हो गया है, और इतना डिस्टिंक्ट नजर नहीं आ रहा। सारी फाइंडिंग्स और साथ न्यूरो सर्जरी, और फिर इन्होंने वो बता दिया कि इसमें क्या क्या डिफरेंशियल्स आते हैं। तो तीन डिफरेंशियल्स यही होते हैं, न्यूरोसार्कोइडोसिस वो ज़्यादातर एडल्ट में, ट्यूबरकुलस, मेनिंजाइटिस, और तीसरा मेटास्टेसिस। तो जब भी बेसिलर मेनिंजाइटिस आए, ज़्यादातर ये एक्सियल इमेज लगाते हैं ऐसी, इसमें तो ये आंख में नहीं होती है, टोक्स में हो सकता है ये लगाएं, लेकिन कभी कभी ये वाली इमेज भी आपको लगा के कंफ्यूज कर सकते हैं। तो ये सेम चीज़ है,
बेसिलर मेनिंजाइटिस, न्यूरोसार्कोइडोसिस, मेटास्टेसिस नीचे, और वो ट्यूबरकुलोस मेनिंजाइटिस हमारी सेटिंग्स में टॉप पे। तो इसका वाइवा में भी केस ये लेके आते हैं ट्यूबरकुलोस मेनिंजाइटिस। अच्छा जी, तो ये ऑटोमेटिकली आगे जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट सर मैं ले लूं? जी जी। This is just X-ray frontal projection of a skeletally mature patient in which I can appreciate there are abnormal inhomogeneous opacities are noted involving the right upper zone, and there are multiple peripheral based opacities are also appreciated in the left upper and the lingular zone, and बाकी मुझे सीपी एंगल्स दोनों क्लियर नजर नहीं आ रहे। इमेज नीचे तक नहीं लिया हुआ, लेफ्ट साइड का तो ठीक है, राइट साइड के इमेज मुझे सीपी एंगल नजर नहीं आ रहा। बाकी मैं ये कहूँगी कि एलिवेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल फिशर ऑन द राइट साइड इज आल्सो अप्रिशिएटेड, मीडियस्टाइनम इज सेंट्रल, ट्रेकिया इज सेंट्रल, no evidence of any pneumothorax, and बाकी सॉफ्ट टिश्यूज और bones भी मुझे normal लग रही हैं। So in this image I will make the diagnosis of infective etiology, like these are the peripheral consolidations of peripheral homogeneous inhomogeneous opacities. My top differential is chronic eosinophilic pneumonia. Other differential of cryptogenic organizing pneumonia and COVID. I will also place them, and I will go for the lab correlation of this patient and HRCT also of this patient. These are the spot image of the HRCT, in which I can appreciate there are bilateral increased attenuation is noted involving the bilateral peripheral lung, involving the upper lobes and the lingular lobe on the left side. However, interlobular septal thickening is also appreciated, and small randomly distributed nodules are also noted. So this is the case of chronic eosinophilic pneumonia and the cryptogenic organizing pneumonia also. अगर ये fleeting opacities हैं, like change हो रही हैं follow up X-ray पर, तो ये क्रिप्टोजेनिक ऑर्गेनाइजिंग नमूनिया है। लेकिन अगर ये eosinophil काउंट ज्यादा है पेशेंट का, तो फिर ये क्रॉनिक eosinophilic नमूनिया है। फिर मैं दूंगी इसको, रिवर्स बैटनिंग अपीयरेंस है ये बेसिकली। तो जैसे आपके पास ये केस आता है तो आपने खुद ही सारे बताने। यूसिनोफिलिक ज्यादा है तो क्रॉनिक यूसिनोफिलिक निमोनिया, यूसिनोफिल ज्यादा है लैब वर्क में। अगर वो अपनी जगह चेंज करें इन सीरियल एक्सरेज तो क्रिप्टोजेनिक ऑर्गेनाइजिंग निमोनिया। उसके अलावा अगर पेशेंट को वो पल्मोनरी साथ आपको वो भी मिल रहा है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, तो ये इन्फार्क्ट भी हो सकता है। फिर अगर कोई पेशेंट ऐसा है वो क्रॉनिकली इल पेशेंट है और स्ट्रोक का पेशेंट है, तो उसमें एस्पायरेशन में भी कभी कभी पेरिफेरल ऑपेसिटीज मिल जाती हैं। और अगर ट्रॉमा की सेटिंग है तो पल्मोनरी कंडीशन भी आएगा। इवन ब्रोंको अल्वियोलर कार्सिनोमा भी इस तरह पेरिफेरल कर सकता है, लेकिन वो बायलैटरल मुश्किल ही है, इस तरह है, बायलैटरल सिमेट्रिकल नहीं होता। तो ये सारे जिसकी डिफरेंशियल्स हैं रिवर्स बैटविंग पल्मोनरी ओपेसिटीज के। ये कौन लेगा? मैं ले लूं?
जी ले लें। These are the MRI brain T2 and the FLAIR images, in which I can appreciate there are abnormal hyperintensities are noted. Hyperintensities on T2 and FLAIR images are noted in the bilateral parietal region. These are in the white matter, and these are of variable sizes. I want to see T1 image and also the post-contrast image of this patient. If rest of the brain parenchyma is normal. So I want to ask history of the patient, if there is any previous history of any viral infection, then I will keep the differential of Adam on the top. If she is a female with optic neuritis और the optic मतलब मैं इसको कहूँगी कि with eye problems हैं उसके साथ, या फिर ट्रांजिएंट ये हो रहे हैं, प्रोग्रेसिव है, तो फिर मैं इसको MS रखूंगी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। और बाकी इसमें कोई एडीमा नहीं आ रहा, तो ये दो हैं, एडम और MS। These are the images of the first मतलब ये लियंस है, इनके एडीमा आ रहा है। ये जो मैं शायद म्यूट था, आवाज आ रही है? सर अब आ रही है। वो इसके अंदर रिंग्स नजर आ रही हैं, देखें, हाइपो इंटेंस। इसको करता हूँ, हाइपो इंटेंस रिंग्स नजर आ रही हैं आप लोगों को? जी क्लियर सर। में भी T2। तो जब MS जैसी पिक्चर हो साथ हाइपो इंटेंस रिंग्स हो, वेलोकॉन्सेंट्रिक स्क्लेरोसिस। और ये किन लोगों में ज्यादा होता है? ये साउथ एशियंस में ज्यादा होता है, फिलिपिनोस, चाइनीज, इन लोगों में ये केस ज्यादा होता है। तो इसमें इरेगुलर कॉन्सेंट्रिक एरियाज ऑफ आइसो टू लो सिग्नल्स अंदर नजर आते हैं। बाकी इसकी जो वो होती है, अपीयरेंस होती है, वो बिल्कुल MS की तरह ही होती है। तो जो इसका टिपिकल साइन जो बनता है ना, वो इसका जो सेंटर होता है वो उसमें सबसे ज्यादा डीमाइलिनेशन होती है, उसको स्ट्रॉम सेंटर कहते हैं। उसके बाद कॉन्सेंट्रिक एरियाज आते हैं ऑफ हाइपर इंटेंस एंड हाइपो इंटेंस। जो हाइपर इंटेंस बैंड होता है दैट इज डीमाइलिनेशन एंड ग्लायोसिस, और जो में आइसो इंटेंस एरिया मिल रहा होता है वो नॉर्मल माइलिनेटेड वाइट मैटर होता है। यानी कुछ एरिया को इन्वॉल्व करता है, फिर स्पेयर करता है, फिर इन्वॉल्व करता है, फिर स्पेयर करता है। इसकी वजह से ये सर्कल्स बनते हैं, इनको कहते हैं बालो कॉन्सेंट्रिक स्क्लेरोसिस। रेयर टाइप ऑफ डिमाइलिनेटिंग और सब टाइप है मल्टीपल स्क्लेरोसिस की। और इस अपीयरेंस को कहते हैं बुल्स आई या अनियन बल्ब अपीयरेंस। जब आपके पास एग्जाम में लगेगा तो ये जो बज वर्ड्स हैं ना, इनके मार्क्स होंगे, ये आपने इनको मेंशन करना है। बाकी इसमें मैकडॉनल्ड्स क्राइटेरिया जो है वो लाजमी पूछते हैं, उसमें वाइवा में भी आता है और टॉक्स में भी आता है, तो उसको कर लें। अगर किसी को याद है तो वह भी बता दें। इसका क्या क्राइटेरिया? मल्टीपल स्क्लेरोसिस पे पूछ रहा हूँ।
सिर इसमें स्पेस में और टाइम में होता है कि अगर हमारे पास पेरीवेंट्रिकुलर हो, इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड में हो और इंफ्रा टेंटोरियल हो, और होती हैं आई थिंक वाइट मैटर में। तो ये होता है जक्स्टा कॉर्टिकल। जक्स्टा कार्टिकुलर। जी सर। तो ये होती हैं एलियन इन स्पेस के, ये इनमें से दो अगर आ जाएं तो हम उसको एमएस बनाते हैं। और दूसरा होता है टाइम में, तो इसमें ये होता है कि अगर हमने पहले कोई एमआरआई देखा है, उसमें कोई लेयन आ रहे हैं और वो पहले एनहांस नहीं, न्यू एनहांसिंग लेयंस अगर आ जाएं हम्म, पुराने वाले एमआरआई की निस्बत, हाँ। तो हम कंपेयर करेंगे दोनों को, तो वो होता है। मुझे एग्जैक्टली नहीं याद डिसएमिनेशन इन टाइम एंड स्पेस। हाँ, डिसएमिनेशन इन टाइम ये होता है। डिसएमिनेशन टाइम है। ठीक है। और अगर इनहेंसिंग और नॉन इनहेंसिंग दोनों आ जाए तो वो भी सेकंड क्राइटेरिया। सर इनहेंसिंग जो एक्टिव होता है प्लेक, हाँ, ये उसको ओपन रिंग टाइप ऑफ एनहांसमेंट, इसकी 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 क्लिनिकली क्या डिफरेंट होगा मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्यों इसको जानना चाहते हैं? हम्म, थोड़ा मुझे पढ़ना पड़ेगा इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। क्योंकि इसकी ट्रीटमेंट तो चल ही रही है अगर जो नॉन केस होता है, स्टीरॉइड ही लेकिन होती वो। है। जी सर। इम्यूनो सप्रेसेंट्स देते हैं। सर। वो फिर एक्टिव डिजीज यानी वो जैसे क्या कहते हैं ऑनगोइंग है ना, तो वो फिर इम्यूनो सप्रेसेंट्स इंक्रीज कर देते हैं। इसका मतलब है कि एक्टिवली चल रही है। और अगर उसमें वो एनहांसमेंट नहीं आ रही या रिस्ट्रिक्टेड डिफ्यूजन नहीं आ रही, इसका मतलब है कि उसने रिस्पॉन्स किया हुआ है टू द ट्रीटमेंट, तो ये पुराने लीजन है। तो मेरे ख्याल से ये इसकी सिग्निफिकेंस सर। है। एक्टिव डिजीज नहीं है, वो पुराने जो लीजन है वो आ रहे हैं। ये तो मैं पहले भी दिखा चुका हूँ। डायग्नोसिस ही बता दें। पेंडिकुलर म्यूकोसील। म्यूकोसील। और इसमें मैंने एक और आप लोगों को बात बताई थी कि जब आपको वॉल में कैल्सिफिकेशन मिल जाए तो दैट इज हाईली स्पेसिफिक फॉर द एपेंडिसियल म्यूकोसील। दूसरी बात, जब आप सराउंडिंग फैट देखें तो वो काफ़ी क्लीन है, इसका सर। मतलब है कि इसमें कोई इन्फेक्शन नहीं है। और तीसरी, इसके साथ रप्चर होके सूडोमैक्सोमा पेरिटोनाई। ऑटोमेक्सोमा पेरिटोनाई, फिर वो स्केलेपिंग वगैरह करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात कि इसकी ट्रीटमेंट में इसको भी रिसेक्ट करते हैं, साथ हेमिकोलेक्टमी भी करते हैं। ये केस कौन लेगा? सर इसकी रीजन हेमिकोलेक्टमी की? ये आगे सूडोमैक्सोमा पेरिटोनाई कर देते हैं ना, उस वजह से स्प्रेड हो जाता है। तो वो अपेंडिक्स के साथ राइट साइड की हेमिकोलेक्टमी भी करते हैं। ये कौन लेगा? सर करूं? हाँ, ये पोस्ट कॉन्ट्रास्ट है और ये नॉन कॉन्ट्रास्ट। जी सर। ठीक है। These are axial sections of CT scan brain, plane and contrast enhanced images. On the plane image, I can see that there is a mass lesion involving the right frontal lobe with significant surrounding edema, and edema is extending up to the corpus callosum and causing contralateral midline shift, and rest of the brain does not show any focal lesion. And on the post contrast image, there is that is at a different level. However, uh, it is possibly showing internal enhancement. And comparing it with the pre-contrast image, this is a hemorrhagic lesion with the post-contrast enhancement and significant surrounding edema. I would look into the history of this patient, any previous workup or imaging, and for this appearance, my primary concern is a neoplastic etiology.
It could be in a middle or old age patient, it could be a glioblastoma multiforme or metastasis or treated lymphoma that has undergone necrosis. And other possibility in an immunocompromised patient would be toxoplasmosis or lymphoma. I would correlate that with the history of the patient and refer this to the cancer MDT for further management. And in the histopathology, if it is malignant, I would do further staging workup, including bone scan and CT scan, chest, abdomen, pelvis. MRI नहीं करेंगे? MRI करेंगे सर, न्यूरल एक्सेस का MRI करेंगे। जो भी आपके पास ब्रेन का सीटी आता है ना, ट्यूमर, तो उसमें ट्यूमर में अभी मैं भूल गया 4 चीजें देखनी होती हैं सीटी में। नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी में या पोस्ट कॉन्ट्रास्ट सीटी भी है। सीटी इज फॉर 4 थिंग्स या 2 थिंग्स, पता नहीं, याद नहीं याद। उसमें हेमरेज देखते हैं, उसमें उसका वो मैस इफेक्ट देखते हैं, हाइड्रोसेफलस देखते हैं, ये सारी चीजें देखते हैं। कैल्सिफिकेशंस। करेक्टर कैल्सिफिकेशन देखते हैं, जो करेक्टरिस्टिक्स होती है ना, उसको करेक्टराइजेशन के लिए हमने हमेशा एमआरआई पे जाना पड़ता है। तो ऑलवेज गो फॉर द एमआरआई। आपकी अप्रोच बिल्कुल सही है, लेकिन एमआरआई में ये केस सॉल्व हो जाएगा। सर अब केस सॉल्व नहीं हुआ, इसको करते हैं। axial sections of the MRI brain T1 pre-contrast and T2 weighted images. On the T1 weighted image, the lesion is showing hyper intense signal, and on the T2 weighted image, it has mixed signal intensity with hyper and hypointense areas, suggesting internal hemorrhage, most likely late subacute. And I would also look at this on T1 post contrast and gradient images and diffusion weighted if available. पोस्ट कॉन्ट्रास्ट तो उसकी इमेजेस अवेलेबल थी, इसमें Sir, तरह के आ रही सीटी में, और बाकी ये ग्रेडियंट इमेज है। ये ग्रेडियंट है। हम्म, तो सर इसमें हेमरेज है और मैस इफेक्ट है, तो इसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी नियोप्लास्टिक एटियोलॉजी की, मैस के अंदर हेमरेज है। हम्म। तो क्या रखेंगे? तो तो सर GBM रख सकते हैं और मेटास्टेसिस रख सकते हैं। इम्यून स्टेटस देखेंगे, उसमें हेमरेजिक ट्रांसफॉर्मेशन टॉक्सोप्लाज्मोसिस में हो जाती है। T1 हाइपर इंटेंस लीजन्स कौन कौन सा? सर जिनमें या हेमरेज है या फैट है या मेलानिन है या प्रोटीनेशियस कंपोनेंट है। तो इसमें क्या हो सकता है? सर अगर मेटास्टेसिस है तो ये हेमरेजिक मेटास्टेसिस, रीनल सेल कार्सिनोमा, थायराइड, कोरियोकार्सिनोमा, कार्सिनोइड, इस तरह के इसमें आ सकते हैं, या फिर मेलानोमा सारे मेटास्टेसिस डिफरेंशियल आ से सकते हैं। दिस सर वाज अ केस ऑफ मेलानोमा मेटास्टेसिस। T1 पे हाइपर होता है, T2 पे मिक्स हाइपो इंटेंस होता है, जी सर। इनहेंसमेंट भी दे सकता है, और हेमरेजिक मेट्स भी होते हैं इसके। बाकी जो आपने बताया कि कोरियोकार्सिनोमा, थायराइड कार्सिनोमा, रीनल सेल कार्सिनोमा, वो भी इसी तरह के प्रेजेंटेशन कर सकती है। तो ये सारे आपने टॉप पे इसमें मेलानोमा को रखना था, बाकी आपकी अप्रोच बिल्कुल सही थी। डॉक्टर उसको जानते हैं, शाह को आप? शाह कौन सर? डॉक्टर शाह वी पूरा थ्री नाम? शाह सिद्दीक। अ, हाँ वी जी, थ्री नाम ग्रुप सुना है अपने सर। V3 ग्रुप बनाया, अभी तो इतने एक्टिव नहीं है। 2020 में ये ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट हुई थी, तो उससे पहले पासिंग रेट बहुत कम होता था, जूम में टीचिंग नहीं होती थी। डॉक्टर सर खान का शुरू हुआ, एक और कराची के डॉक्टर, उन्होंने IR के उन्होंने शुरू किए थे, तो तब हम भी लेते थे साथ, हम तब जूनियर थे। तो डॉक्टर शाह बिल्कुल आपकी तरह ना हर केस अटेम्प्ट करते थे, और सर अभी वो बड़े अच्छे खासे रेडियोलॉजिस्ट हैं इधर इस्लामाबाद में, पिम्स में होते हैं।
तो सर आपको देख के वो याद आता है। मैं खुद इतना सर शाय था, मैं थैंक पीएनबी यू। हर केस वो उठाते थे। तो उन उनको चले नेक्स्ट केस। कौन लेगा? कैल्सिफिकेशन तो नहीं थी पिछले केस में, वो हेमरेज था, हाइपरटेंस, हाइपरटेंस बोल के। ये केस कौन लेगा? मैं कर लूँ सर। जी। Axial sections of non-contrast and post-contrast CT scan. The non-contrast image at the level of aortic arch. On the non-contrast image, the muscles of the chest wall दोनों पोस्ट कॉन्ट्रास्ट। and सर दोनों पोस्ट contrast में। अच्छा। So on the second image, I'm looking at the neck spaces, the thyroid visualized part appears normal, and the prevertebral space, posterior cervical पहली space. इमेज, पहली इमेज देखे, मैं कह रहा हूँ पोस्ट कॉन्ट्रास्ट है। सर आप एग्री करते हैं? नहीं सर। लेकिन कॉन्ट्रास्ट तो दिया था इसका, किधर गया? तो सर इन्हेंसमेंट फिर इन्हेंसमेंट नहीं है ये फेज ऐसा है। टेक ने आपको दिखाया कि ये मैंने कॉन्ट्रास्ट दी है, तो ये होता आईवीसी किसी वेन कहीं भी नहीं आ रहा। हम्म। तो कोई ब्लीडिंग, ये इसका ब्लड का डिसऑर्डर कोई हो सकता है, या थिक ब्लड कोएगुलोपैथ, ये जो हाइपर कोएगुलेबल स्टेट होती है। कॉमन चीज है, ये कॉमन चीज है, प्रैक्टिकल लाइफ में आपने नहीं इनकाउंटर किया इसका। टेक आपको बुलाया। सर कंट्रास्ट एक्स्ट्रावाइजेशन हो गई है। दूसरी इमेज में देखेंगे और अभी इसमें देखें। हम्म। पेशेंट कार्डियक अरेस्ट अच्छा। में है क्या? कार्डियक अरेस्ट में नहीं है, जो सारा कॉन्ट्रास्ट था वो निकल के हो गया। वेसल से वीनस निकल सिस्टम में चला गया। सबक्यूटेनियस, हाँ सबक्यूटेनियस रीजन में। इसको कहते हैं कॉन्ट्रास्ट एक्स्ट्रापोजिशन। ये होती सर है जब हम आईवी कॉन्ट्रास्ट दे रहे होते हैं तो नॉर्मल इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में रहते हैं, लेकिन वो फिर उधर से निकल के सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यूज में चला जाता है। तो ये बहुत वेल नोन कॉम्प्लिकेशन है, बहुत ज़्यादा होती है, सीटी में बहुत ज़्यादा होती है, एमआरआई में कम होती है। तो इसमें आपसे मैनेजमेंट पूछते हैं, उसमें जो आखिरी 5 क्वेश्चन आते हैं ना टॉक्स में, तो कॉन्ट्रास्ट एक्स्ट्रापोजिशन की मैनेजमेंट पूछेंगे, तो आप क्या करेंगे इस पेशेंट के साथ? ये 5, ये एक पूरा स्टेशन होगा उसमें टॉक्स में। कंट्रास्ट एक्स्ट्रापोजिशन में सर उसको इमीडिएटली स्टॉप करेंगे और उसको देखेंगे कि कोई सिम्टम्स ऑफ एलर्जिक रिएक्शन या एनाफाइलेक्टिक शॉक टाइप के सिम्टम्स नहीं, उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। और फिर उसको वाइटल मॉनिटरिंग और स्टेबिलिटी इंश्योर करने के बाद क्लिनिशियन के साथ डिस्कस करके फिर करेंगे कंट्रास्ट स्टडी। सर मैं बताऊं? हाँ बताएं बताएं। सर बेसिकली हमने सबसे पहले ना अपना आर्म को मार्क करना है, आर्म एलिवेट करना है, स्कैन को बंद करना है। सबसे पहला जो काम है स्कैन बंद करना है, टेक्स्ट से करना है, स्कैन रोक के पेशेंट को पकड़ना है, होल्डिंग लेके जाना है, आर्म एलिवेट करवाना है, आर्म मार्क करना है, साथ उसके वाइटल्स चेक करते रहने हैं। अगर तो इंक्रीज करता है साइज में, जो हमारा है प्लास्टिक सर्जरी का डिपार्टमेंट, उसको ऑन बोर्ड करना है।
अगर फिर भी इंक्रीज करता है, प्लास्टिक सर्जरी को इन्वॉल्व करके उसके अंदर नीडल्स करके उसको एक्स्ट्रा विजिट करवाना है और रीस्कैन करा के देखना है क्या उतनी ही अमाउंट है, कम हुई है, और डॉक्यूमेंट करना। डॉक्टर खुरम, सर क्या हाल है? ये तो डे टू डे केस है ना आपके लिए। ठीक है चलो, सर। तो ये जैसे डॉक्टर खुरम ने बताया ना, ये सारा है कि सबसे पहले आप जैसे डॉक्टर अहमद ने बताया था कि उसको डिसकंटिन्यू करेंगे, और जो अपना प्राइमरी कंसल्टेंट है, आप अगर पीजी हो तो उनको बताओगे। उसके बाद आप जितने वो एक्विजिशन कंप्लीट करके रोक दें। बाकी आप हाँ, एस्पायरेशन जो जिस तरह बता रहे थे डॉक्टर बिंडर, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे कि आइस पैकिंग करेंगे, हाथ को एलिवेट करेंगे, फिर उसको 2 आवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। अब हर डिपार्टमेंट की पॉलिसी होती है, नॉर्मली ये होता है 100 ml से ज़्यादा हो तो प्लास्टिक सर्जरी को भी इन्वॉल्व करते हैं, और फिर प्राइमरी डॉक्टर को भी ये वो क्या कहते हैं कांटेक्ट करके बताते हैं किस तरह इंप्रोवाइजेशन हुई है, और फिर उसको फॉलो अप करते हैं दी नेक्स्ट फ्यू डेज। और फिर पेशेंट को बताते हैं कि अगर स्वेलिंग इंक्रीज हो रही है, पेन ज़्यादा हो रहा है, ब्लिस्टरिंग, अल्सरेशन, इंड्यूरेशन या स्किन चेंजेस हो रही हैं, तो इमीडिएटली कांटेक्ट करें। तो ये पूरा एक स्टेशन आएगा आप लोगों का उसमें टॉक्स में, ये बताएंगे शोल्डर एक्सरे। सर मैं करूँ? जी जी। This is a AP radiograph of the right shoulder joint of a skeletally mature patient in which the joint, the glenohumeral joint space appears normal. The metaphysis and diaphyseal region of the proximal humerus appears normal, and I'm looking at the scapula that does not show any abnormality. Clavicle appears normal. Uh, there is an abnormality in the visualized part of the right, probably lung, in the lung, and I'm looking at the adjacent ribs. I cannot see any definite evidence of rib destruction or erosion. For this, I would look at this lesion on chest radiograph, and for the shoulder joint, I would correlate with the clinical picture. The joint spaces and the contours of the bones appear normal in this radiograph. तो ये एक्सरे नॉर्मल पड़ा गया था, जबकि इधर बहुत ज़्यादा लार्ज ओपेसिटी आपको मिल रही है, और जी इसके रेगुलर मार्जिन भी मिल रहे हैं। तो रादर देन कुछ और करने के, डायरेक्ट इसका कॉन्ट्रास्ट इन एनसीटी कराना चाहिए, क्योंकि इसके बड़े इरेगुलर मार्जिन है, बहुत लार्ज लीजन। तो इसकी बाकी सीटी मेरे पास वो नहीं है, लेकिन दिखाने का मकसद ये था कि शोल्डर में अगर आपको लंग सेक्शन मिल रहे हैं तो लंग्स को भी देखें। ये कॉमन मिस फाइंडिंग है, ये एग्जाम में इस तरह का भी केस लगा देते हैं। आपका सारा फोकस होगा शोल्डर की तरफ, इधर पूरा आप देखते रहेंगे, और मेन पैथोलॉजी हो सकता है कि आपकी लंग में कोई ट्यूमर पड़ा हो। तो ये क्लैविकल फ्रैक्चर नहीं है? ये क्लेविकल भी आगे से इंडिस्टिंक्ट है मेटास्टेसिस है probably इसमें। probably। सर इसमें लेटरल बॉर्डर स्कैपुला का ठीक था? इसमें इतना अच्छा नजर नहीं आ रहा इसमें। ये बताएं। सर जो बताना चाहते हैं बता लें, फिर डिस्कस करेंगे। frontal radiograph chest of an adult patient in which I can see that there are abnormalities involving bilateral upper zones, and bilateral hyla appear significantly dense, and they are displaced superiorly, and the margins are irregular, and the mid and lower zones of the lungs do not show any evidence of any parenchymal abnormality. Surgical clips are seen in right
lower zone. For that, I would correlate with the history of any previous surgery regarding the procedure and pathology, and the costophrenic angles are clear, and the heart size is not enlarged. And I'm looking at the bones. The bilateral clavicles appear normal, scapulae appear normal, and visualized proximal ends of the humerus appear normal. The ribs on the right side and the ribs on the left side do not show any evidence of rib notching or a focal lesion. Diaphragmatic contours are normal. There is elevation of the right hemidiaphragm, and no evidence of pneumothorax, pneumomediastinum, or pneumoperitoneum is seen. In conclusion, for these appearances, I would consider most likely this could be upper lobe fibrosis, and my differentials for this would include uh, sarcoidosis due to the dense appearance of the hyla, or it could be an infective etiology, as in chronic tuberculosis, or it could be in ankylosing spondylitis. For that, I would look at lateral radiograph of the spine, and other possibilities, radiation fibrosis, particularly as there is surgical clips in the right lower zone. The patient might have undergone radiotherapy, and other possibilities include pneumoconiosis, and for that I would look at any previous history occupational exposure, and would do an HRCT for further evaluation. ठीक है, ये क्या चीज है? सर, इस रीजन में सर्जिकल क्लिप्स नजर आ रहे हैं और कोई लीजन मैं कहता हूँ प्रॉबेबली फीमेल पे प्रीवियस मेस्टेक्टमी है। और ये क्या आ रहा है? सर को अच्छा सेंट्रल लाइन है। एक लाइन इंसर्टेड है उधर। जी सर। अभी आपको ये दो क्लूज मिल गए, बाकी ये हेमिडायफ्राम थोड़ा सा एलिवेटेड है। सर बाकी अच्छा, एक और चीज जो इधर एक सिस्टिक एरिया में इधर आ रही है। अभी आप इसमें क्या बनाते हैं इसको आफ्टर ये क्लूज? रेडिएशन, पोस्ट रेडिएशन अपर लोब्स में होता है फाइब्रोसिस। पोस्ट रेडिएशन निमोनाइटिस। ठीक सर। तो पोस्ट ये जो इमेज है ना, ये गूगल में भी देखेंगे, आंट बनी है, फाइब्रोसिस होती है और इस तरह की अपेरेंस आती है मीडियास्टिनम, ये सब पोस्ट रेडिएशन फाइब्रोसिस होती है। साथ वो उसके स्ट्रैंड भी होती है। उसके साथ जो आपके क्लेविकल के साथ सिस्टिक एरियाज आ रहे थे, वो ये सिस्टिक एरियाज थे। तो जिनको रेडिएशन मिल रही होती है उनमें फिर ये रिस्क होता है कि दीज आर कंसर्निंग फॉर द एनी मेटास्टेसिस सर, ये जो वो है मेटास्टेसिस। हाँ, एंड सिस्टिक इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज। मेटास्टेसिस एंड फंगल सर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज। बाकी यहाँ भी लेशन था। सर, ये लंग फाइब्रोसिस है या मीडिएस्टिनल फाइब्रोसिस है? ये जो डिफ्यूज प्रोसेस है ऊपर लंग्स में तो थोड़ी चेंजेस हैं, लेकिन ये जो सेंटर में है। हाँ हाँ, लंग्स के साथ मीडियास्टिनम में ज्यादा है। मीडियास्टिनम में फाइब्रोसिस हो जाती है इसके साथ ठीक सर। रेडिएशन में। ये एक उसमें भी है, आप लोगों के किसी पास पेपर में भी है केस एग्जैक्ट इसी तरह है। येल में मेरे ख्याल से, या पता नहीं, वो जो एक फाइल्स नहीं बनी हुई उनमें भी एक एग्जैक्ट यही केस। सर ये जो फर्स्ट इमेज के अंदर जो आपने दो के ऊपर लंग एंड सर्कल मीडियास्टिनम किया बहुत, लंग्स एंड मीडियास्टिनम बहुत, ह्यूमनाइटिस भी और साथ वो भी। जी, सर, ये जो आपने फर्स्ट सिटी की इमेज के अंदर जो दो सर्कल किए हैं जो हाइपोडेंस है, ये क्या है? ये सिस्टिक मेटास्टेसिस हो सकते हैं या फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो इसमें डिफरेंशियल
इसमें होता ये कौन बताएगा? कोई अटेम्प्ट करे तो फिर उसको आगे डिस्कस कर। सर मैं अटेम्प्ट करूं? जी Sir, I'm provided with X-ray pelvis frontal projection with visualized both SI joints. I can appreciate that there is a well-defined lytic lesion noted in the left ala of sacrum. I cannot appreciate any internal calcific densities in this lesion, and this is limited to the left sacral ala and is not extending across the joint, the ipsilateral SI joint. I cannot appreciate any other similar lesion noted in the other visualized bones. So, sir, can I ask the age of the patient? age 12 years. 12 years. Sir, लिटिक लीजन है लेफ्ट एला सैक्रम में, और मुझे बाकी बोन्स में कोई ऐसी नॉर्मल फाइंडिंग नहीं नजर आ रही विजुलाइज बोन्स में, एंड आई कैन नॉट सर it could be it could be an aneurysmal bone cyst, or sir, I'm provided with the MRI axial slices of the same patient T1, and sir, दूसरी T1 post contrast है? No. T2. The T2, sorry, T2, where I can appreciate that an expansile lesion is seen arising from the sacrum, left sacrum, and it has multiple septations noted. No evidence of any it is iso intense on T1 weighted image with no evidence of any internal hyperintense signals seen. And on T2 weighted imaging, it is showing heterogeneous heterogeneous signals appearing, giving fluid level. So considering my findings, I would like to see the post contrast images to if there's any evidence of any enhancement of the septa, or any uh, to differentiate from a degenerative osteosarcoma. But considering the age of the patient, top differential would be an aneurysmal bone cyst. और सर फिर हम उसको रेफर करेंगे फॉर सर्जिकल रेफर. डोनट साइन का एक्सरे दोबारा दिखा दें. डोनट साइन क्या होता है? सर डोनट साइन हम सिंटोग्राफी में अपेयर होता है, इसमें इंटरनल हाइपरटेंस एंड एक्सटर्नल हाइपरटेंस रिंग्स का वो अपटेक देता है. ये ऑस्टियोमा में और एनेरिज्मल बोन सिस्ट में होता है. बस यही केसेस थे आज के सर बाद इंशाल्लाह. जी सर, ये जो ये वाला लास्ट वाला है, इसमें अब इस एज ग्रुप में अगर ये तो एमआरआई देख लिया, लेकिन जो एक्सरे है
उसमें इस एज ग्रुप में आप इसको देखें, इसकी अब आप इसको इस अपीयरेंस पे एग्रेसिव etiology बनाएंगे या नॉन एग्रेसिव, अब ये या फिर एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट अगर पोस्टीरियर एलिमेंट्स में भी आती है, उसके पेडिकल नज़र नहीं आ रहा होता, तो उसमें फिर एक्सरे की बेसिस पे हम उसे नॉन एग्रेसिव की कैटेगरी में तो नहीं डाल सकते। कुछ चीजें यानी एग्रेसिव पेरियोस्टल रिएक्शन इस तरह से नहीं होते। जी सर। और क्या फीचर्स एग्रेसिव के आप सर एग्रेसिव में देखें, वाइड जोन ऑफ ट्रांजिशन देखेंगे, पेरियोस्टल रिएक्शन, सॉफ्ट टिश्यू कंपोनेंट, एंडोस्टल स्कैल्पिंग या कॉर्टिकल डिस्ट्रक्शन। तो जॉइंट्स ये को भी इन्वॉल्व करता है इसमें aggressive। क्या चीज क्या कह रहे जॉइंट्स को भी इन्वॉल्व कर लेता है एग्रेसिव रीजन्स। तो ये सर फिर इसमें ये अप्रोच हो सकती है कि अगर ऐसा लीजन आ रहा हो तो या तो वो एग्रेसिव है या फिर बिनाइन बट लोकली एग्रेसिव। लोकली एग्रेसिव कह सकते हैं, क्योंकि ये फिर आगे जाके ये भी तो एग्रेसिव में कन्वर्ट हो जाता है। सर तो लोकली एग्रेसिव इसको कह सकते हैं, लेकिन फिर मेंशन करेंगे कि इसमें कोई सॉफ्ट टिश्यू कंपोनेंट नहीं है, कोई पेरियोस्टल रिएक्शन इस तरह का नहीं है जो कि एग्रेसिवनेस इसकी शो। ठीक सर। बाकी इसमें बड़ा वेल डिफाइंड और फ्लूइड लेवल्स, और इसी अपीयरेंस में अगर इनहेंसिंग सॉफ्ट टिश्यू कंपोनेंट आ जाए तो क्या डायग्नोसिस होती है एडल्ट में? इसमें सर टेलेंजियोक्टेटिक ऑस्टियोसार्कोमा के अंदर फ्लूइड फ्लूइड लेवल्स जीसीटी। होते हैं और टेलेंजियोक्टेटिक ऑस्टियोसार्कोमा बिल्कुल इसी तरह के अपीयरेंस देता है, लेकिन उसके साथ सॉफ्ट टिश्यू कंपोनेंट भी होते हैं, एनहेंसिंग और एज वाला भी फैक्टर्स। ठीक है, फिर बाकी केसेस कल कर लेंगे। लोगों ने क्लासेस लेना बहुत कम करनी है रिकॉर्डिंग की वजह से, पता नहीं हाफ हो गई स्ट्रेंथ हमारी भी, या केसेस अच्छे नहीं है। नहीं सर, केसेस अच्छे हैं सर। एक दफा वो एमएस वाला दोबारा बता दें प्लीज, वो मेरा नेट बंद हो गया था। हाँ, ये सब टाइप होती है सीएमएस की, बालो कॉन्सेंट्रिक स्क्लेरोसिस। तो इसमें इस तरह के हाइपो इंटेंस T2 पे बैंड्स आते हैं मल्टीपल, इसको अनियन रिंग साइन कहते हैं। वो इस वजह से होते हैं कि जो हाइपर इंटेंस होती है वो डीमाइलिनेटेड एरिया होता है, और जो हाइपो इंटेंस होता है वो नॉर्मल एरिया होता है, और उसका जो सेंटर होता है वो बहुत ज़्यादा हाइपर इंटेंस होता है। तो इधर इन्होंने दिखाया हुआ स्ट्रॉम सेंटर जहाँ सबसे ज़्यादा डीमाइलिनेशन होती है। फिर जो हाइपो इंटेंस एरिया होता है वो स्पेयर्ड एरिया होता है, और हाइपर इंटेंस होता है वो डीमाइलिनेटेड एरिया होता है। और ये सब टाइप है ऑफ द मल्टीपल स्क्लेरोसिस, साउथ एशियन में ज़्यादा होती है। ट्रीटमेंट उसकी सेम होती है, प्रोग्नोसिस मेरे ख्याल से इसकी बेहतर है एज कम्पेयर टू द बाकी केसेस। इंशाल्लाह कल कोशिश करेंगे, करते हैं 10 केसेस।